क्लिनिकल रिसर्च, हाँ, ये नाम सुनते ही शायद दिमाग में वो नई चमत्कारी दवाएं, नए इलाज, ये सब आता है। लेकिन पर्दे के पीछे जो दुनिया है ना, वो कहीं ज्यादा गहरी है, जटिल है और बहुत मानवीय भी है। बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ एकेडमिक नोट्स हैं, क्लिनिकल रिसर्च के मूल सिद्धांत, तो हम इन्हीं के जरिए ना इस दुनिया की कुछ अहम परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं। हमारा मकसद सीधा है, इन नोट्स से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें निकालना। मतलब वो नैतिक सिद्धांत क्या हैं जिन्होंने इसे शक्ल दी, वो कौन से नियम है जो इससे चलाते हैं, और सबसे अहम वो लोग जिनकी भागीदारी के बिना तो ये कुछ भी मुमकिन ही नहीं है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्या आपको अंदाजा है कि आज जो क्लिनिकल रिसर्च के इतने सख्त नैतिक नियम बने हुए हैं, हाँ, वो असल में अतीत में हुई कुछ बहुत ही तकलीफदेह गलतियों से सीखकर बनाए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसी पे आते हैं, नैतिकता। क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया में इसका वजन इतना ज्यादा क्यों है? ये सिर्फ कुछ नियम है या कुछ और है? नहीं नहीं, ये सिर्फ नियमों की किताब बिल्कुल नहीं है। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर पूरी रिसर्च की इमारत खड़ी होती है। और इसकी अहमियत समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में। उन दौर में जब विज्ञान के नाम पर इंसानों के साथ भयानक अन्याय हुआ। एक ऐसी सोच थी उस वक्त कि अगर कुछ लोगों की तकलीफ से ज्यादा लोगों का भला हो रहा है तो वो ठीक है, वो जायज है। अच्छा। हाँ, और इसी सोच ने ना इंसानी जिंदगी की जो कद्र होनी चाहिए उसे बहुत कम कर दिया था। जैसे कि कोई खास वाक्य हैं जो इस सोच को दिखाते हों? मतलब कुछ उदाहरण? बिल्कुल है, और बहुत भयानक उदाहरण है। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध एक बहुत ही काला अध्याय है। ये नाजी डॉक्टरों ने कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में बंद हजारों लोगों पर बिना उनकी मर्जी के, बिना किसी रहम के इतने क्रूर प्रयोग किए। उन्हें बर्फीले पानी में डुबोकर रखा गया, कम दबाव वाले चैम्बरों में डाला गया, जानलेवा बीमारियां दी गईं। हे भगवान! ये सब विज्ञान की आड़ में हुआ। वहां इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं समझी गई। बाप रे! और फिर अमेरिका में भी हुआ टस्केगी सिफिलिस स्टडी। ये 1932 से 1972 तक चली। सोचिए, 40 साल। 40 साल। हाँ। इसमें करीब 400 गरीब अफ्रीकन अमेरिकी पुरुष थे जिन्हें सिफिलिस था, और उन्हें 40 साल तक ये कहकर अंधेरे में रखा गया कि उनके बुरे खून का इलाज चल रहा है। लेकिन इलाज नहीं हो रहा था। इलाज नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ इसलिए स्टडी किया जा रहा था ताकि बीमारी के असर को देखा जा सके। और सबसे भयानक बात यह है कि जब पेनिसिलिन जैसा एक असरदार इलाज आ गया था, तब भी उन्हें जानबूझकर उससे दूर रखा गया। ओह, ये सुनना ही सिहरन पैदा कर रहा है। जाहिर है इन सब घटनाओं ने तो दुनिया को हिला दिया होगा। क्या बड़े बदलाव आए इसके बाद? हाँ, जबरदस्त बदलाव आए, आना ही था। नाज़ी प्रयोगों के बाद जब मुकदमे हुए तो 1947 में नुरेम्बर्ग कोड बना। नुरेम्बर्ग कोड? हाँ, इसने पहली बार दुनिया के सामने एकदम साफ शब्दों में रखा कि किसी भी इंसान पर रिसर्च करने के लिए उसकी मर्जी, उसकी सहमति, जिसे स्वैच्छिक सहमति या वॉलंटरी कंसेंट कहते हैं, वो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। कोड ने यह भी कहा कि रिसर्च गैर जरूरी तकलीफों से बचाने वाली होनी चाहिए और उसके जो संभावित फायदे हैं वो उसके जोखिमों से हमेशा ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। फिर जब टस्केगी कांड सामने आया तो अमेरिका में बहुत हंगामा हुआ। 1974 में नेशनल रिसर्च एक्ट पास हुआ जिसने एक कमीशन बनाई, और इसी कमीशन ने 1979 में बेलमोंट रिपोर्ट पेश की। बेलमोंट रिपोर्ट, ये नाम सुना है। इसने ऐसा क्या दिया जिसने इसे इतना अहम बना दिया? क्या ये बस कुछ और नियम थे? नहीं, ये सिर्फ नियम नहीं थे। इसने 3 बहुत ही बुनियादी नैतिक सिद्धांत दिए जिन्होंने रिसर्च में जो पावर बैलेंस था ना, उसे पार्टिसिपेंट यानी प्रतिभागी की तरफ मोड़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया। अच्छा, कौन से सिद्धांत? पहला, व्यक्तियों का सम्मान यानी रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। इसके 2 हिस्से हैं। एक, लोगों को ऑटोनमस मानना, मतलब उन्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार देना, और दूसरा, जिनकी ऑटोनॉमी कम है, जैसे बच्चे हैं या बहुत बीमार लोग हैं, उनकी खास हिफाजत करना। और इसका सीधा मतलब निकलता है पूरी जानकारी देकर सहमति लेना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और ये सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करवाना नहीं है। नहीं, ये पक्का करना है कि उस इंसान को सारी जानकारी मिली, उसने उसे ठीक से समझा
और फिर बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से हाँ या ना कहा। ठीक है, पहला हो गया सम्मान, दूसरा है भलाई यानी बेनिफिसेंस। ये कहता है कि नुकसान मत पहुंचाओ, डू नो हार्म, और जो भी संभावित फायदे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो, जबकि जोखिमों को कम से कम रखो। मतलब एक तरह का बैलेंस। हाँ बिल्कुल। रिसर्च शुरू करने से पहले तराजू के एक पलड़े पर रिस्क रखो, दूसरे पर फायदे, और बहुत ध्यान से तौलना होगा कि पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। और तीसरा है न्याय, जस्टिस। ये सिद्धांत कहता है कि रिसर्च का जो बोझ है और जो फायदे हैं, दोनों का बंटवारा सही और निष्पक्ष होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि आप पार्टिसिपेंट्स चुनते वक्त ये ध्यान रखें कि किसी एक ग्रुप पर, खासकर जो कमजोर हैं जैसे गरीब, अल्पसंख्यक या कैदी, सिर्फ इसलिए सारा बोझ न डाल दें क्योंकि वो आसानी से मिल जाते हैं या उन पर दबाव बनाना आसान है, जैसा तस्कीगी में हुआ था। हाँ। फायदा अगर सबको मिलना है तो बोझ भी बंटना चाहिए। समझ गया। ये 3 सिद्धांत, सम्मान, भलाई और न्याय। बिल्कुल। और एक और नाम जो अक्सर सुनने में आता है, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। ये बेलमोंट रिपोर्ट से कैसे जुड़ा है या ये कुछ अलग है? हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी भी बहुत अहम है। इसे वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने 1964 में जारी किया था, तो ये बेलमोंट रिपोर्ट से पहले आया था। अच्छा। और ये ज्यादा ग्लोबल है, खासतौर पर डॉक्टरों और मेडिकल रिसर्च पर फोकस करता है। इसका सबसे अहम मैसेज जो इसे बहुत खास बनाता है वो ये है कि रिसर्च में शामिल जो व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य, उसके अधिकार, उसका कल्याण, वो हमेशा विज्ञान या समाज के फायदे से ऊपर रहेंगे। हमेशा ऊपर रहेंगे। हमेशा। ये एक तरह से डॉक्टर की वो जो बुनियादी शपथ होती है ना कि मरीज का स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता होगी, उसी का विस्तार है रिसर्च के लिए। और DOH ने ही सबसे पहले स्वतंत्र नैतिक समीक्षा यानी इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू की जरूरत पर जोर दिया था। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू, इसी को आज हम IRB या IEC कहते हैं? हाँ बिल्कुल। IRB यानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, या IEC यानी इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। तो ये IRB या IEC ये हुए एक तरह से नैतिक पहरेदार, गेटकीपर टाइप। बिल्कुल सही समझा आपने। ये स्वतंत्र कमेटियां होती हैं। इनका काम है कि कोई भी इंसानी रिसर्च शुरू होने से पहले उसकी बारीकी से समीक्षा करें, उसे मंजूरी दें और फिर उस पर नजर भी रखें। इनका मुख्य काम यही देखना है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अधिकार सुरक्षित रहें, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उनका भला हो। और ये कमेटियां बनती कैसे हैं? मतलब कौन लोग होते हैं इनमें? इनकी बनावट भी खास होती है। इनमें अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं, वैज्ञानिक भी, गैर वैज्ञानिक भी, और ऐसे सदस्य भी जो संस्था से जुड़े नहीं होते जहां रिसर्च हो रही है। अच्छा, बाहर के लोग भी? क्यों? हाँ, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, कोई अपने ही इंस्टीट्यूट के फेवर में ना सोच ले। ये विविधता इसलिए जरूरी है ताकि समीक्षा में हर पहलू पर गौर किया जा सके, और इनके पास काफी पावर होती है। पावर? कैसी पावर? ये रिसर्च को मंजूर कर सकते हैं, उसमें बदलाव करने को कह सकते हैं, उसे नामंजूर भी कर सकते हैं, या अगर चल रही रिसर्च में कोई गड़बड़ी दिखे तो उसे रोक भी सकते हैं। अच्छा, तो ये काफी महत्वपूर्ण रोल है इनका। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नैतिकता की नींव तो समझ आ गई, लेकिन जब ट्रायल्स दुनिया भर में चल रहे हों, कई देशों में एक साथ, तब इन सिद्धांतों को असल में मतलब प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है? क्या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जो सब मानते हों? हाँ, यहीं पर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP का रोल आता है। हाँ, GCP। हाँ, GCP ये ICH यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, इसने डेवलप किया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और वैज्ञानिक क्वालिटी स्टैंडर्ड है। ICH ये क्या है? ICH असल में यूरोप, जापान और अमेरिका की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे FDA, EMA और वहाँ की फार्मा इंडस्ट्री, उनका एक साझा मंच है। ये इसलिए बना था कि दवाइयों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो तकनीकी ज़रूरतें हैं उनमें एक रूपता लाई जा सके। अच्छा। तो GCP का मकसद दोहरा है। पहला, ये पक्का करना कि दुनिया भर में जो ट्रायल्स हो रहे हैं उनका डेटा भरोसेमंद हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है। तो दूसरा, ये पक्का करना कि ट्रायल में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनकी सेफ्टी और उनके अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाए, और ये हेलसिंकी डिक्लेरेशन के सिद्धांतों के हिसाब से ही है। तो इसका फायदा ये हुआ कि सब एक ही रूल बुक फॉलो कर रहे हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि जब सब एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो अलग अलग देशों की रेगुलेटरी एजेंसियां एक दूसरे के डेटा को ज्यादा आसानी से मान लेती हैं।
इससे दवाओं के डेवलपमेंट में तेजी आती है। तो इस ICH GCP में खास क्या है? क्या ये सिर्फ नियमों की एक बहुत लंबी लिस्ट है? नहीं, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है। ये उन नैतिक सिद्धांतों को लागू करने का एक प्रैक्टिकल ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। इसमें 13 मुख्य सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि एक अच्छा ट्रायल कैसे किया जाना चाहिए। 13 सिद्धांत? हाँ, और ये स्पॉन्सर मतलब जो कंपनी ट्रायल शुरू करती है उसका खर्चा उठाती है, और इन्वेस्टिगेटर मतलब वो डॉक्टर या रिसर्चर जो साइट पर मरीजों के साथ सीधे काम करता है, दोनों की जिम्मेदारियों को एकदम साफ साफ बताता है। अच्छा। और ये GCP भी टाइम के साथ बदल रहा है। जैसे हाल के अपडेट से ICH E6R2 और एक नया R3 आने वाला है। R2 R3? हाँ, ये वर्जन्स हैं। तो ये अब रिस्क बेस्ड अप्रोच पर ज्यादा जोर देते हैं। रिस्क बेस्ड अप्रोच मतलब ये कि हर छोटी मोटी चीज पर बराबर ध्यान देने के बजाय उन चीजों पर ज्यादा फोकस करो जो ट्रायल के लिए वाकई सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां गड़बड़ी होने का खतरा ज्यादा है। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, और ये अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और नए तरह के ट्रायल डिजाइन जैसे डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स मतलब घर बैठे ट्रायल? हाँ, कुछ हद तक, जिनमें टेक्नोलॉजी की मदद से मरीज घर बैठे ज्यादा हिस्सा ले सकते हैं। तो GCP इन सब नई चीजों को भी ध्यान में रख रहा है। और हाँ, डेटा की सच्चाई और भरोसे के लिए एल्कोआ प्लस सिद्धांत बहुत मायने रखते हैं। एल्कोआ प्लस? हाँ। ये क्या भला है? ये एक एक्रोनिम है, ALCOA+। मतलब डेटा एट्रीब्यूटेबल हो, किसने रिकॉर्ड किया पता हो, लेजिबल हो, पढ़ने लायक हो, कंटेम्पोरेनियस हो, उसी समय रिकॉर्ड हो जब घटना हुई, ओरिजिनल हो, नकल ना हो, एक्यूरेट हो, सटीक हो, और प्लस में आता है कंप्लीट, पूरा हो, कंसिस्टेंट, आपस में मेल खाता हो, एंड्योरिंग, लंबे समय तक सुरक्षित रहे, और अवेलेबल, जरूरत पड़ने पर मिल जाए। बाप रे, इतनी सारी चीजें? हाँ, ये सब मिलकर पक्का करते हैं कि जो नतीजे आ रहे हैं उन पर भरोसा किया जा सके। तो क्या ये GCP का पालन करना ही काफी है, या हर देश के अपने भी कुछ नियम कानून होते हैं जिनका कंपनियों को पालन करना पड़ता है? नहीं, GCP काफी नहीं है। GCP इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जरूर है, लेकिन किसी दवा या इलाज को अपने देश में बेचने की इजाजत देने का आखिरी फैसला तो उस देश की अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी का ही होता है। जैसे हमारे यहाँ? जैसे अमेरिका में FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोप में EMA है, यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी, और भारत में CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDSCO, हाँ। तो हर एजेंसी की अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, अपने नियम होते हैं, अपने फॉर्म होते हैं। जैसे अमेरिका में ट्रायल शुरू करने से पहले FDA को IND एप्लीकेशन देनी होती है, IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। यूरोप में अब एक नया सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, CTIS, क्लिनिकल ट्रायल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे एक ही एप्लीकेशन से कई यूरोपीय देशों में मंजूरी मिल सकती है। अच्छा, ये बढ़िया है। हाँ, और भारत में CDSCO नए नियमों के तहत काम करता है, और इसके लिए शुगम पोर्टल है। तो अगर कोई कंपनी एक ग्लोबल ट्रायल कर रही है तो उसे GCP तो फॉलो करना ही है, साथ में उन सभी देशों के स्पेसिफिक नियमों का भी पालन करना है जहां वो ट्रायल कर रही है। मतलब ये तो काफी जटिल काम होगा। हाँ, ये काफी जटिल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी जटिलता में एक और अहम पहलू जुड़ जाता है, डेटा प्राइवेसी का। क्लिनिकल ट्रायल्स में लोगों की बहुत ही सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन जमा होती है। इसे कैसे सुरक्षित रखा जाता है? ये वाकई एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब भी ना अलग-अलग देशों में थोड़ा अलग है। अमेरिका में HIPAA है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। HIPAA, हाँ। ये मुख्य रूप से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर लागू होता है और मरीजों की निजी स्वास्थ्य जानकारी PHI की सुरक्षा करता है। लेकिन यूरोप का GDPR, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये कहीं ज्यादा सख्त और व्यापक है। ज्यादा सख्त कैसे? इसकी सबसे खास बात है इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच। मतलब ये एक तरह का प्राइवेसी कवच है जो यूरोपियन यूनियन के नागरिक के साथ साथ चलता है, चाहे उसका डेटा दुनिया में कहीं भी प्रोसेस हो रहा हो। अरे वाह! हाँ,
अगर कोई कंपनी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी ईयू नागरिक का डेटा ले रही है तो उसे जीडीपीआर का पालन करना ही होगा। तो ये तो ग्लोबल कंपनियों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल। और जीडीपीआर पर्सनल डेटा को बहुत बड़े दायरे में डिफाइन करता है। लोगों को अपने डेटा पर ज्यादा अधिकार देता है, जैसे उसे देखने का, ठीक करने का और खास तौर पर राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन मतलब अपना डेटा मिटाने का अधिकार। हाँ, जो कभी कभी रिसर्च के लिए डेटा लंबे समय तक रखने की जरूरत से टकरा सकता है। इसमें सहमति भी बहुत साफ होनी चाहिए, खास मकसद के लिए होनी चाहिए और आसानी से वापस ली जा सकने वाली होनी चाहिए। अगर डेटा ब्रीच होता है तो 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होता है। तो इसकी सख्ती और इसकी पहुंच की वजह से ना जीडीपीआर अब ग्लोबल रिसर्च के लिए लगभग एक डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सा बन गया है। कई कंपनियां अब दुनिया भर में इसी ऊंचे मानक को अपना रही हैं। अच्छा, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रायल शुरू हो गया, एथिक्स का ध्यान रखा जा रहा है, नियमों का पालन हो रहा है, पर यह कैसे पक्का किया जाता है कि जमीनी हकीकत में, मतलब साइट पर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है? यहीं पर शायद वो मॉनिटरिंग का काम आता है। बिल्कुल। मॉनिटरिंग एक तरह से ट्रायल की क्वालिटी कंट्रोल प्रक्रिया है। ये लगातार देखती रहती है कि ट्रायल प्रोटोकॉल, यानी जो तयशुदा प्लान है, और जीसीपी और दूसरे नियमों के हिसाब से ही चल रहा है या नहीं। डेटा सही रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, और सबसे जरूरी कि पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी बनी हुई है या नहीं। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस हमेशा एकदम स्मूथ नहीं होता। इसमें कई आम चुनौतियां, कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं। अच्छा, किस तरह की चुनौतियां या गड़बड़ियां, मतलब आमतौर पर क्या देखने को मिलता है? देखिए, सबसे आम जो चीज है वो है प्रोटोकॉल डिविएशन। प्रोटोकॉल डिविएशन? हाँ, मतलब जो प्रक्रिया तय की गई थी प्रोटोकॉल में, उससे हटकर कुछ करना। अब ये छोटी मोटी चीज हो सकती है, जैसे मरीज का विजिट तय तारीख से 1-2 दिन आगे पीछे हो गया, इसे माइनर डिविएशन कहेंगे। ठीक है। लेकिन ये गंभीर भी हो सकती है, जैसे किसी को गलत डोज दे दी गई या कोई जरूरी सेफ्टी टेस्ट करना भूल गए, इसे मेजर डिविएशन कहेंगे। ओह, ये तो गड़बड़ है। हाँ, जाहिर है ऐसी गंभीर डिविएशन से पार्टिसिपेंट की सेफ्टी को खतरा हो सकता है या फिर ट्रायल के नतीजों पर ही सवाल उठ सकता है। तो फिर क्या करते हैं? ऐसी किसी भी गंभीर गड़बड़ी को तुरंत स्पॉन्सर को और IRBEC को बताना जरूरी होता है। और कई बार ये पता लगाने के लिए कि भाई ये गलती हुई क्यों, उसके लिए रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है। RCA? हाँ, रूट कॉज एनालिसिस। और फिर उसे ठीक करने और दोबारा होने से रोकने के लिए करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन केपा प्लान बनाया जाता है। केपा, ठीक है। ये तो हुई प्रोटोकॉल डेविएशन की बात। और क्या दिक्कतें आती हैं? दूसरी बड़ी चुनौती है डेटा इंटेग्रिटी को बनाए रखना। मतलब ये पक्का करना कि जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो पूरा है, आपस में मेल खाता है और सटीक है। वही एल्को प्लस वाली बात। हाँ। इसमें गलतियां हो सकती हैं, कुछ जानकारी छूट सकती है या अलग अलग जगहों पर दर्ज जानकारी में फर्क हो सकता है। तीसरी अहम चुनौती है एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग। एडवर्स इवेंट? AE मतलब ट्रायल के दौरान होने वाली कोई भी अनचाही मेडिकल घटना, चाहे वो दवा से जुड़ी हो या ना हो। मान लीजिए किसी को सरदर्द हो गया या चक्कर आ गया। ठीक है। अगर ये घटना गंभीर है, सीरियस एडवर्स इवेंट SAE, जैसे मौत हो जाना, जान का खतरा पैदा होना, अस्पताल में भर्ती होना पड़ना या कोई स्थायी विकलांगता हो जाना, तो साइट पर जो इन्वेस्टिगेटर है उसे इसे फौरन, आमतौर पर 24 घंटे के अंदर स्पॉन्सर को रिपोर्ट करना होता है। तुरंत? हाँ, तुरंत। स्पॉन्सर फिर इसकी जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज और दूसरी ट्रायल साइट्स को देता है, खासकर अगर यह घटना अप्रत्याशित हो, अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसके बारे में पहले से पता ना हो और ऐसा लगे कि यह दवा की वजह से हुई है। इसे सुसार कहते हैं। सुसार? सस्पेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सीरियस एडवर्स रिएक्शन। यहाँ एक चुनौती ये भी आती है कि IRBC को सिर्फ वही समस्याएं रिपोर्ट की जानी चाहिए जो वाकई अप्रत्याशित हों और जोखिम बढ़ाती हों, न कि हर एक SAE रिपोर्ट, वरना वो बेचारी कमेटियां जानकारी के बोझ तले ही दब जाएंगी। सही बात है। ये सब ट्रैक करना, खासकर बड़े मल्टी सेंटर ट्रायल्स में, तो काफी पेचीदा लगता होगा। पहले जमाने में ये सब कैसे मैनेज करते थे? मतलब कोई पुराना तरीका था? हाँ, पहले जो तरीका सबसे ज्यादा चलता था वो था 100% सोर्स डेटा वेरिफिकेशन, SDV। 100%? मतलब हर एक चीज? हाँ, हर एक चीज। इसमें मॉनिटर हर ट्रायल साइट पर जाते थे और केस रिपोर्ट फॉर्म, अब इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ECRF में दर्ज हर एक डेटा पॉइंट का मिलान उसकी ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे मरीज की मेडिकल फाइल, लैब रिपोर्ट, उससे करते थे।
अच्छा। सोच ये थी कि भाई अगर हम हर चीज को डबल चेक करेंगे तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी और क्वालिटी एकदम टॉप की होगी। सुनने में तो ये बहुत ही पक्का तरीका लगता है, हर चीज को चेक कर लो, लेकिन क्या ये वाकई उतना असरदार था जितना लगता है? यही तो मजेदार बात है। रिसर्च और अनुभव ने धीरे धीरे दिखाया कि ये तरीका एक तो बेहद खर्चीला था, दूसरा इसमें टाइम बहुत लगता था, और हैरानी की बात है कि ये उतना असरदार भी नहीं था जितना सोचा गया था। असरदार नहीं था? क्यों? एक स्टडी में पाया गया कि 100% एसडीवी करने से सिर्फ लगभग 1% डेटा में ही सुधार हुआ, और इन सुधारों का भी ट्रायल के जो मुख्य नतीजे थे उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सिर्फ 1%? हाँ, ज्यादातर गलतियां या तो कंप्यूटर के ऑटोमेटेड चेक से ही पकड़ में आ गईं, या फिर जो डेटा मैनेजमेंट टीम क्वेरी भेजती है उससे पकड़ में आ गईं। तो इससे ये साफ हो गया कि 100% एसडीवी पर जो इतना भारी रिसोर्स, टाइम और पैसा खर्च हो रहा था, उसे कहीं और ज्यादा जरूरी चीजों पर लगाना बेहतर है। मतलब ये एक तरह से घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। हाँ बिल्कुल, जबकि सुई कहाँ हो सकती है इसका अंदाजा लगाने के बेहतर तरीके मौजूद थे। तो अब क्या हो रहा है? अब क्या चलन में है? कोई ज्यादा स्मार्ट तरीका अपनाया जा रहा है इस काम के लिए? बिल्कुल, अब जोर रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग पर है, और इसे एफडीए और ईएमए जैसी बड़ी रेगुलेटरी एजेंसियां भी बढ़ावा दे रही हैं। रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग, आरबीएम। हाँ, आरबीएम, ये कहीं ज्यादा कुशल और प्रभावी तरीका है। इसका मूल सिद्धांत एकदम सिंपल है, अपनी एनर्जी और रिसोर्स वहां लगाओ जहां रिस्क सबसे ज्यादा है। जहां खतरा ज्यादा वहां ध्यान ज्यादा। एग्जैक्टली। इसके मोटे तौर पर 3 कदम होते हैं। पहला, सबसे जरूरी डेटा और प्रक्रियाओं की पहचान करना। मतलब पहले ये तय करो कि ट्रायल का कौन सा डेटा और कौन सी प्रक्रिया पार्टिसिपेंट की सेफ्टी और नतीजों की भरोसेमंदी के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे, क्या मरीज वाकई ट्रायल के लिए योग्य था, क्या उसे सही डोज मिली, क्या मुख्य नतीजों का डेटा सही रिकॉर्ड हुआ। दूसरा कदम है रिस्क का मूल्यांकन करना, यानी ये अंदाजा लगाना कि इन जरूरी चीजों में गड़बड़ी होने का कितना खतरा है। अगर गड़बड़ी हुई तो उसका असर कितना गंभीर होगा, और क्या उसे पकड़ पाना आसान होगा या मुश्किल। ठीक है। और तीसरा कदम है मॉनिटरिंग प्लान बनाना। इसी रिस्क असेसमेंट के आधार पर एक मॉनिटरिंग प्लान बनाया जाता है। जहां रिस्क ज्यादा है वहां ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, शायद साइट पर जाकर ज्यादा जांच करनी पड़े। जहां रिस्क कम है वहां कम ध्यान देंगे। तो इसमें अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते होंगे? हाँ, इसमें अलग अलग तकनीकों का मिक्स इस्तेमाल होता है। जैसे सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग, इसमें डेटा को सेंट्रल लोकेशन से ही टेक्नोलॉजी की मदद से एनालाइज किया जाता है। इससे पैटर्न, ट्रेंड्स या किसी खास साइट पर हो रही अजीब सी गड़बड़ियों का जल्दी पता चल जाता है। अच्छा, दूर से ही? हाँ, तो आरबीएम सिर्फ पीछे देखकर गलतियां ढूंढने, जिसे क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, के बजाय आगे देखकर जोखिम को मैनेज करने, जिसे क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, पर जोर देता है। समझ गया। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग में ब्रेक और इंजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, शायद पेंट पर उतना नहीं। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। ठीक है, तो अब हम उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मानवीय और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भी। लोग, पार्टिसिपेंट्स। क्लिनिकल ट्रायल बिना इनके तो हो ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये सच है कि आज भी लोगों को ट्रायल में शामिल करना, एनरोलमेंट जिसे कहते हैं, और फिर उन्हें ट्रायल पूरा होने तक बनाए रखना, रिटेंशन, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है? बिल्कुल, ये शायद क्लिनिकल रिसर्च की सबसे बड़ी और लगातार बनी रहने वाली ऑपरेशनल चुनौती है। सबसे बड़ी? हाँ, आप अंदाजा लगाइए, 80% से ज्यादा ट्रायल अपने तय समय पर जितने पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते हैं उतने भर्ती ही नहीं कर पाते। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और सोचिए, कितने ही ट्रायल इसी वजह से बंद हो जाते हैं या उनमें सालों की देरी हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि नई जीवन बचाने वाली दवाएं मरीजों तक पहुंचने में और ज्यादा वक्त लेती हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है कि उतनी मुश्किल होती है? इसके कई कारण हैं। एक तो सीधी सी बात है, जागरूकता और विश्वास की कमी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि क्लिनिकल ट्रायल होते क्या हैं, उनमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं, और वो जो पुरानी घटनाएं थीं जैसे टस्कीगी, हाँ, उनकी वजह से खास कर कुछ समुदायों में सिस्टम पर भरोसे की भारी कमी है। वो डरते हैं। ये तो है। और फिर है सख्त पात्रता मानदंड, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा। हाँ, ये अक्सर बुजुर्गों को, या जिन्हें एक से ज्यादा बीमारियां हैं, या जो अल्पसंख्यक समूहों से हैं,
उन्हें बाहर कर देते हैं। इससे न सिर्फ भर्ती मुश्किल होती है, बल्कि जो नतीजे आते हैं उन्हें पूरी आबादी पर लागू करना भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तीसरा बड़ा कारण है लॉजिस्टिकल और वित्तीय बोझ। सोचिए, ट्रायल साइट तक बार बार आना, उसके लिए काम से छुट्टी लेना, आने जाने का खर्चा, अगर शहर से बाहर है तो रहने का इंतजाम, ये सब बहुत से लोगों के लिए, खासकर जिनकी आमदनी कम है या जो दूर रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। बिल्कुल। और चौथा है कम्युनिकेशन गैप। वो जो सहमति पत्र होता है ना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। हाँ, वो लंबा चौड़ा सा। हाँ, वो अक्सर इतना लंबा, इतनी कानूनी और तकनीकी भाषा में लिखा होता है कि आम आदमी के लिए उसे समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसके अलावा ट्रायल के दौरान अगर मरीज से लगातार और साफ तरीके से बातचीत न हो तो वो अकेला महसूस कर सकता है, उसे लग सकता है कि उसकी परवाह नहीं की जा रही और वो बीच में ही ट्रायल छोड़ सकता है। तो ये तो वाकई एक एनरोलमेंट संकट जैसी स्थिति लगती है। इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कुछ नए तरीके अपनाए जा रहे हैं जिन मुश्किलों को कम कर सकें? हाँ, और अच्छी बात यह है कि अब जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं वो ज्यादा पेशेंट सेंट्रिक मतलब मरीज केंद्रित। हाँ, बिल्कुल। मतलब अब ट्रायल को मरीजों की जरूरतों, उनकी सहूलियत और उनके नजरिए को ध्यान में रखकर डिजाइन करने पर जोर दिया जा रहा है। अच्छा, कैसे? क्या करते हैं इसमें? कई चीजें हैं, जैसे जागरूकता बढ़ाना, डिजिटल विज्ञापन है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, और सबसे असरदार तरीका मरीजों के अपने डॉक्टरों के जरिए उन तक सही जानकारी पहुंचाना। फिर बोझ कम करना, जैसे पार्टिसिपेंट्स को आने जाने का खर्चा देना, उनके ट्रांसपोर्ट या रहने का इंतजाम करना, अपॉइंटमेंट के टाइम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाना, और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, DCTs। हाँ, DCTs आपने पहले भी जिक्र किया था, ये क्या है ठीक से? DCTs टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से बात हो गई, वेरेबल सेंसर्स हैं जो घर बैठे ही आपका डेटा भेजते रहते हैं, मोबाइल ऐप हैं जिनसे मरीज अपनी जानकारी दे सकते हैं, या फिर नर्स का घर आकर सैंपल लेना। अरे वाह! तो इससे होता यह है कि ट्रायल की ज्यादातर एक्टिविटीज पार्टिसिपेंट के घर पर ही हो जाती हैं। उन्हें बार बार क्लिनिक या अस्पताल जाने की जरूरत बहुत कम हो जाती है, या कभी कभी खत्म ही हो जाती है। ये तो कमाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर रहते हैं या जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बिल्कुल, ये उनके लिए एक वरदान जैसा है। और तीसरी चीज है अनुभव को बेहतर बनाना। अनुभव मतलब आसान और समझ आने वाली भाषा में बात करना। वो जो कंसेंट प्रोसेस है, उसे सिर्फ एक तरफा जानकारी देने के बजाय एक दो तरफा बातचीत बनाना। पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक इज्जतदार पार्टनर समझना। छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, जैसे हर विजिट पर उन्हें उनके टाइम और कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक यू बोलना, या जब ट्रायल खत्म हो जाए तो उन्हें नतीजों का एक आसान सा सार भेजना। हाँ, ये जरूरी है, उन्हें भी पता चले कि उनके हिस्सा लेने से क्या हुआ। बिल्कुल। ये पेशेंट सेंट्रिसिटी वाकई दिलचस्प लग रही है। तो इसका मतलब सिर्फ मरीजों के लिए चीजें आसान बनाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें ट्रायल की प्लानिंग और डिजाइन में ही शामिल करना है। क्या ऐसा भी हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, यही इसका असली मतलब है, और ये अब हो रहा है। अब पेशेंट एडवाइजरी पैनल्स। हाँ, इसमें उन मरीजों को या उनकी देखभाल करने वालों को शामिल किया जाता है जिन्हें वो बीमारी है जिस पर रिसर्च हो रही है, और उनसे प्रोटोकॉल डिजाइन करते समय ही राय ली जाती है। अच्छा, क्या पूछते हैं उनसे? उनसे पूछते हैं कि भाई, ये जो प्रक्रियाएं हम सोच रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये मरीज पर ज्यादा बोझ तो नहीं डालेंगी? कौन से नतीजे, कौन से एंड पॉइंट्स उनके लिए असल जिंदगी में मायने रखते हैं? मरीज शायद बताए कि दिन में 3 बार दवा लेना मेरे काम के साथ मुमकिन नहीं है, या हफ्ते में 1 बार क्लिनिक आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह का फीडबैक अगर शुरुआत में ही मिल जाए तो प्रोटोकॉल बेहतर बन सकता है। हाँ, बिल्कुल, प्रोटोकॉल बेहतर बनता है, और बाद में लोगों के शामिल होने और ट्रायल में बने रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और डेटा भी यही दिखाता है कि जिन ट्रायल्स में मरीजों की सलाह ली जाती है, वो ज्यादा तेजी से पार्टिसिपेंट भर्ती करते हैं और उनके कामयाब होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द शायद आता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये पेशेंट सेंट्रिसिटी से कैसे जुड़ा है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये पेशेंट सेंट्रिसिटी का ही एक तरह से विस्तार है,
और ये खासकर उन समुदायों तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है जिनका प्रतिनिधित्व रिसर्च में ऐतिहासिक रूप से कम रहा है या जिनका सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका है। जैसे मैंने पहले टस्कीगी का उदाहरण दिया था अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के साथ। हाँ। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट सिर्फ भर्ती बढ़ाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये विश्वास बनाने का, एक लंबा रिश्ता कायम करने का एक प्रयास है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना। ये ग्रुप्स अक्सर मरीजों और उनके परिवारों के लिए जानकारी का एक भरोसेमंद जरिया होते हैं। स्थानीय नेताओं, धार्मिक गुरुओं या कम्युनिटी सेंटर्स के साथ पार्टनरशिप करना ताकि सही मैसेज सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील कम्युनिकेशन तैयार करना। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील? हाँ, मतलब ऐसी भाषा और तरीकों का इस्तेमाल करना जो उस समुदाय के मूल्यों, उनके विश्वासों, उनकी जरूरतों का सम्मान करते हो। ये सब करने से न सिर्फ भर्ती में मदद मिलती है, बल्कि ये रिसर्च को ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव बनाता है, ज्यादा न्यायसंगत, इक्विटेबल बनाता है और उन समुदायों के लिए ज्यादा प्रासंगिक, रेलेवेंट बनाता है जिनकी सेवा करने का रिसर्च का असली मकसद है। तो कुल मिलाकर इन अकादमिक नोट से हमने जो कुछ भी समझा उसका सार क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि क्लिनिकल रिसर्च सिर्फ लैब में होने वाला विज्ञान या नई दवाओं की खोज भर नहीं है, जैसा हम शुरू में सोच रहे थे। बिल्कुल नहीं। ये असल में नैतिकता, कानून, बहुत ही सावधानी से किए जाने वाले ऑपरेशन और गहरे मानवीय जुड़ाव का एक बहुत ही जटिल और नाजुक सा बैलेंस है। नैतिकता हमें इतिहास से मिले सबक सिखाती है, वो हमें रास्ता दिखाती है। नियम और जीसीपी उन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का एक ढांचा देते हैं। मॉनिटरिंग, खासकर आरबीएम जैसा स्मार्ट तरीका, क्वालिटी और सेफ्टी को पक्का करता है। और इंसान? और आखिरकार वो मरीज केंद्रित सोच और कम्युनिटी के साथ जुड़ाव ही इस पूरी कोशिश को सफल, सार्थक और भरोसेमंद बनाते हैं। ये सारे हिस्से एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। सही कहा। ये सब जानने के बाद जाहिर है भविष्य की तरफ देखने का मन करता है और एक सवाल मन में उभरता है। बिल्कुल। और वो सवाल यह है कि जैसी जैसी टेक्नोलॉजी रिसर्च का और भी गहरा हिस्सा बनती जा रही है, सोचिए डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स के बारे में, वेरिएबल सेंसर्स जो लगातार हमारा डेटा भेज रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उन पैटर्न्स को ढूंढ रहा है जिन्हें शायद इंसान ना देख पाए। तो ऐसे में हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि नैतिकता के वो जो बुनियादी सिद्धांत थे जिनकी हमने इतनी बात की, खासकर व्यक्तियों का सम्मान, उनकी ऑटोनॉमी और न्याय, वो सिर्फ कागज पर लिखे सिद्धांत ना रह जाए। मतलब क्या ये नई टेक्नोलॉजी इन सिद्धांतों को कमजोर करने का खतरा पैदा करती है, या फिर क्या ये हमें उन्हें इस नई डिजिटल दुनिया में और भी मजबूत करने के नए मौके देती हैं? वाह, एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी खोज के साथ।